जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द पेट्रियोटिक आईएएस। ये हमारा सेशन होगा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स, और इसमें हम आज के जो भी मुख्य और रेलिवेंट न्यूज हैं जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के रेलिवेंट हैं, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम उसका एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। आई विल टेल यू द अप्रोच। यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे नियर अबाउट 6-7, और जितने भी डिस्कशन होंगे उसके सारे नोट्स विद द मॉडल आंसर ऑफ द मेंस क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड। ये एक होलिस्टिक पैकेज के रूप में ये पूरे डेली करंट अफेयर्स को डेवलप किया गया है कि दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द any of the competition, any of the competitive examination, mainly focus on the UPSC and the state pieces। and इसके अंडर में हम holistic discussion करते हैं। एक भी टॉपिक जो रेलिवेंट होता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, और जितने भी टॉपिक होता है उसको हम डिफरेंट एरिया जहाँ पे ओवरलैपिंग होता है उसको भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे अप्रोच है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम देखते हैं कि क्या क्या आज के मेन टॉपिक हैं। 8 टॉपिक हैं जो आज डिस्कस करेंगे। सबसे फ्रंट पेज पे जो टॉपिक है वो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है इंडिया का। उसमें देखा गया है कि कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स है कंटिन्यूअसली। जो एम्प्लॉयमेंट है वो अप टू दैट लेवल नहीं है जो एक्सपेक्टेड है। अनएम्प्लॉयमेंट की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। तो जीएस पेपर 3 में इक्वालिटी इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये सेक्शन है। तो ये मेंस से तो डायरेक्टली हो गया, और हाँ प्रीलिम्स में भी कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्रेंड पूछ लेगा कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज किया है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है लेबर पोस्ट पार्टिसिपेशन जो है उसका डिफिनीशन है। बेसिक्स भी हम पढ़ेंगे, वो सब प्रीलिम्स में काम आएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो सेंसिंग चाइनीज थ्रेट, इंडिया जॉइन श्रीलंका इन द रेस फॉर द सी बेड माइनिंग। तो हमने अपना बिड किया है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें भी एक्सप्लोरेशन राइट दिया जाए, और वो इंडियन ओशियन में एक सी माउंट है तो उसको देखते हैं। तो ये हमारा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा एक तरीके से। वो नेम और सी माउंट कहाँ पे लोकेशन है, उसके बाद जो इसके अंदर में अथॉरिटी आता है उसको हम पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मेंस एंड प्रीलिम्स अगेन ओवरलैपिंग है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का डिमांड ही ऐसा है कि ओवरलैपिंग एरिया है, आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें प्रीलिम्स में आएगी मेंस में वही सब्जेक्टिविटी अगर आप रिटन फॉर्म में अपने ओपिनियन अपने व्यू एक्सप्रेस करें तो मेंस में उसको बना के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, तो जो स्पेसिफिक है वो प्रीलिम्स, और जो थोड़ा सा डिस्प्यूट है जहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होगा वो मेंस में पूछेंगे। ओके, ए क्राई फॉर द हेल्प, ए कॉल फॉर द रिफ्लेक्शन एंड द एक्शन, ये क्या है? ये जो कंटिन्यूअसली जो सुसाइडल रेट है स्टूडेंट्स का, जो प्रेशर है पेरेंट्स का, सोसाइटी का, जो जॉब का कंडीशन है उसका भी प्रेशर है, उसको हम मेंस में बहुत ही होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे। इस पे हम मॉडल इसका एक क्वेश्चन लिखेंगे जो मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, और उसका मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो दिस विल बी हियर। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग हुआ है, रिजोल्यूशन इन द फेवर of the Palestinians right and yes against the Israeli continuous war and attack। यहाँ पे देखें कि यूएस का भी चेंजिंग पोजीशन है। जो यूएस रिजॉल्व था कि एकदम इजराइल के साथ हम खड़े रहेंगे, यहाँ पे यूएस ने एब्सटेन किया है, वीटो नहीं किया है। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज है, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो डायनेमिक्स है, चेंज देखने को मिला है। तो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये रिकैप है, इसको ऑलरेडी हमने कल के सेशन में डिस्कस किया हुआ है। ओके, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इज ब्रोकन। यहाँ पे बात किया जाएगा कि जहाँ सिविल सोसाइटी की बात होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात होती है, मीडिया की बात होती है, कहीं ना कहीं जो एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है जहाँ पे डिस्कशन हो, डायलॉग हो, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट ओपिनियन आए, और वहाँ पे मिलके एक एक नेशन बिल्डिंग के लिए एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कुछ डेवलप करे, वो आजकल नहीं देखने को मिल रहा है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ये मतलब नहीं होता है कि आप एक पार्टी को हटा दें, एक पार्टी को पावर में लाए। ये सब चीजें को डिस्कस किया है, काफी इलेबोरेट डिस्कशन है। इससे तक में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेंस के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। Then we will study the set the wheel in the motion for cyclist manifesto। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो साइकिलिंग का प्रोसेस है, साइकिलिंग जो स्टूडेंट को हम गिफ्ट में दे रहे हैं, स्कीम्स में दे रहे हैं, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिया है, बिहार में देखा है कि गर्ल्स के लिए दिया गया। कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट तब और ज़्यादा होगा जब साइकिलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो। रोडें जो है वो कहीं ना कहीं साइकिलिंग के लिए ज़्यादा सहूलियत नहीं प्रदान करती हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
देन वी विल स्टडी द नीड टू कर्ब द ब्लैक कार्बन इमिशन। तो यहाँ पे हम जो पीएम उज्ज्वला योजना है, पीएम यूवाई है, इसको डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा, ओके। और जो कार्बन इमिशन का इंडिया का टारगेट है, कहीं ना कहीं ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए हो जाएगा, ओके। और ये हम देखेंगे कि जीएस पेपर 3 में ओवरलैपिंग है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से भी रिलेटेड है, क्योंकि पीएम यूवाई की बात हो रही है और स्कीम्स हैं जीएस पेपर 2 में। Okay, so this will be important, and in the last we will see that AI help in the navigating the mental health। तो कहीं ना कहीं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डे टू डे लाइफ में यूज क्या है। तो यहाँ पे ये लिखता है कि एआई का यूज है मेंटल हेल्थ में, तो कहीं ना कहीं वी विल यूज इट फॉर द मेंस। सो दिस विल बी ऑल अबाउट, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में हम देखते हैं कि हाई ड्रामा इन द दिल्ली एज द आप एंड बीजेपी होल्ड द प्रोटेस्ट। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, दोनों पार्टी के वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक का ये ग्राउंड है कि आपने जो आपके लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं, उनको आपने जेल डाल दिया। ये ईडी का मिसयूज है, स्टेट मशीनरी का मिसयूज है, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसलिए आपके लीडर्स, आपके वर्कर्स, आपके मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको रिलीज किया जाए और ईडी का जो मिसयूज है वो रोका जाए। बीजेपी के वर्कर्स अब होगा यो क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी अरेस्ट हुए हैं, फिर भी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, वो अभी भी सीएम है। तो ये बोल रहे हैं कि मोरल ग्राउंड पे उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वो तुरंत रिजाइन कर देते हैं। अगर उन पर थोड़ा भी कुछ भी एलिगेशन होता है, वो रिजाइन करके वापस इलेक्शन में जाते हैं, तब तक वो कोई भी अपना नहीं करते हैं, ऐसा मानना है बीजेपी के लीडर्स को, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज जस्ट पॉलिटिकल, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मसाला टाइप का है, तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर बता दिया, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इनटू द इंडिया ग्रीन, सेज आईएलओ। जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो जीएस पेपर 3 में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जानना है कि जो रिपोर्ट है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, वो पूछ लेगा कौन निकालता है। तो यहाँ पे आईएलओ, ये क्लियरिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो प्लीज रिमेंबर, देन यू शुड नो दैट व्हाट इज द कंडीशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट फॉर्म में मैंने इसका प्रॉपर आपको नोट्स भी बना के दिया है कि क्या कंडीशन है। जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का है वो पिछले 20 सालों में 2 गुना हुआ है, 35% से 65% हो गया है। जो यंगस्टर है 83% अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स बन गए हैं। आर यू कैन यू इमेजिन 83%, 100 में से 83 लोगों के पास जॉब नहीं है। दिस इज द कंडीशन, ओके। और यंग का ये फ्यूचर है। अभी हम देखेंगे आगे के न्यूज में पढ़ेंगे कि जो सुसाइड रेट है इसका भी इम्पैक्ट है कि जॉब ही नहीं मिल रहा है, ओके। तो जो एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट है कंटिन्यूअसली दैट इज इंक्रीजिंग। हमने देखा कि बीच में थोड़ा सा यहाँ पे पैंडेमिक टाइम पे इस पे इम्पैक्ट आया था। लेबर फोर्स मार्केट का इंडिकेटर्स जैसे होता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ओके, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज किया है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ था पैंडेमिक टाइम पे, वो कंटिन्यूटी नहीं था, कहीं ना कहीं एक तरीके से वो था कि डिसरप्शन के कारण था, ओके। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, याद रखिएगा। इसमें एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड दोनों आएंगे, जो चाहते हैं कि जॉब करना। जिनको जॉब मिल गया बढ़िया, जिनको नहीं जॉब मिला वो भी आते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करना, कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ओके, और उसको डिवाइड करेंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन से। तो आप कहेंगे एम्प्लॉयड को भी ले लिया, अनएम्प्लॉयड को भी ले लिया, तो बचा क्या? तो ये कहां से अलग ले लिया कि वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन ये होता है 15 से और 15 साल और उससे ज्यादा के एज की जो हमारी पॉपुलेशन होता है, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आता है। अब आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉयड भी ले लिया, अनएम्प्लॉयड भी ले लिया, बचा क्या? वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में इन दोनों को छोड़ के ऐसा भी बचता है कि जो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनको अनएम्प्लॉयड कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ना है, तो उनको क्या लेना है जॉब से, तो वो तो इसमें आएंगे, लेकिन इन दोनों में नहीं आएंगे, ओके। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो जॉब नहीं कर रहे, लेकिन वो जॉब चाहते भी नहीं है। कुछ लोग जॉब छोड़ के बैठे हैं कि इससे बेटर जॉब करेंगे, अभी नहीं जा रहे हैं, ओके। कुछ लोग के पास इतना पैसा है कि वो जॉब में इंटर ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन में तो वो भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होता है वो
एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड प्लस द वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है। हम देखते हैं कि इसमें वीमेंस का बहुत कम है, तो वीमेंस का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कभी कभी आता है कि 37% है, 22% है, 23% है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, वो जो अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों है, जो उनमें ऐसे भी है जो जॉब करना चाहते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो प्लीज वेरी क्लियर कि ऐसा मत समझिएगा कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इसको आप कंपेयर करने लगिएगा कि एम्प्लॉयड से, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो क्लियरिटी होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या है? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ओके। यहाँ पे अब आएगा कि वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयड पर्सन ही होंगे, एंड वर्किंग एज पॉपुलेशन अगेन सब आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड जो चाहते हैं जो नहीं चाहते हैं सब इसमें आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो रेशियो होगा वो और कम होने लगेगा। ये एम्प्लॉयमेंट का एकदम सही पिक्चर देता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में which one gives the true reflection of the employed person population, तो वो workers population ratio हो जाएगा। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, तो सेम यहाँ वर्कर वो एम्प्लॉयड पर्सन की जगह पे आप इसको अनएम्प्लॉयड कर लीजिए, कैलकुलेशन सेम बेसिस पे होगा, एंड लेबर फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे लेबर फोर्स का यहाँ पे हम देखेंगे जो लेबर वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको हटा के लेबर फोर्स हम लगा देते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। अब ये तीनों का से हमको क्या क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी सही चल रही है कि नहीं। अगर ज़्यादा कम से कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है मीन्स वहाँ की स्थिति सही नहीं है या कुछ तो गड़बड़ है वीमेंस के साथ, तभी तो उनका वो है। तो लेबर मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में हम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, ये सब की जानकारी हमें मिल जाएगी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये कंडीशन है। आगे इस आर्टिकल में बोलते हैं कि नॉन फार्म सेक्टर्स टू एब्जॉर्ब द वर्कर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर देयर इज द इनसफिशिएंट ग्रोथ। इतना ग्रोथ नहीं है इंडस्ट्री में कि जो नॉन फार्म सेक्टर से आ रहे हैं उसको कंज्यूम कर ले। यही तो मेन होता है कि इंडस्ट्री इतनी होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर का एक लेवल आ जाता है जहाँ पे बायस हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से निकल के नॉन फार्म सेक्टर में आते हैं। इसके लिए हमें इंडस्ट्री की जरूरत होती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में उतना नहीं है, एंड दिस इज ड्यू टू दैट हमें जो एम्प्लॉयमेंट की कमी देख रही है वो मिल रही है। ओके, 90% ऑफ द वर्कर्स रिमेन्ड एंगेज इनटू द इनफॉर्मल वर्कर। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी कम है, जो एम्प्लॉयमेंट है उनमें से भी मैक्सिमम इनफॉर्मल वर्कर है, उनका भी क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, इसीलिए इतनी मारामारी है। जो हम सरकारी जॉब के लिए देखते हैं लोग जान देने के लिए तैयार होते हैं, अगर कोई भी जॉब आती है पीपल आर डाइंग टू, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी है, इनफॉर्मल वर्क में नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आपको आज बोल दिया उसके ओनर ने कि कल से मत आइएगा, काम हो गया आपका, नहीं आना है, उसके पास कुछ नहीं। आप सरकारी में कर रहे हैं जहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जहाँ पे आपको लाइवलीहुड सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको नोटिस दिया जाएगा, आपका रीजन बनाया जाएगा, कमेटी होगी जो सब कुछ चेक करेगी और तब उसके बाद रिपोर्ट आएगा। ऐसा नहीं है ओनर एकदम राजा बना हुआ है, वो आदेश दिया और उसके दो चार वो है मतलब जमींदार टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है। दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन कि जो वर्कर है वो आपके कंपनी के लिए इतने दिन से काम कर रहा है, इतना इजीली आप उसको निकाल के नहीं कर सकते हैं कि जाओ, क्योंकि उसका भी कंट्रीब्यूशन है आपकी कंपनी के ग्रोथ में, ऐसा माना जाता है। ऐसा जो सोशलिस्ट थॉट है ये इस पे प्रिंसिपल है, जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट है वो इस पे बेस्ड है। ओके, तो जो इनफॉर्मल में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, इसीलिए मैक्सिमम लोग जाते हैं कि वो जाएं किसमें, सरकारी जॉब में, एंड दैट्स व्हाई देयर इज द, आप देखेंगे कि 12,000 15,000 20,000 के जॉब के लिए अभी रिसेंटली न्यूज रिपोर्ट था, उस पर काफी डिटेल में द हिंदू ने उसको रिपोर्ट किया था। वहां पे देखा गया था कि अभी 20,000 का जॉब था, 10-10 लाख का लोग घूस देने को तैयार थे। दिस इज अभी यूपी में ही चल रहा था रिक्रूटमेंट जिसका पेपर कैंसिल हो गया। ओके, आप सबको पता होगा। उसमें देखा गया था कि कुछ एजेंट जॉब के नाम पे 10 लाख रुपए ले रहे थे, लोग देने को भी तैयार है। 20,000 का जॉब 10 लाख आदमी दे के जा रहा है। आर यू गेटिंग ना कि कैसे कमाई होगी, क्या स्टेटस होगा ओवरऑल पर्सपेक्टिव का। ओके,
तो हम देख रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन क्या है? जो अभी जो नॉर्मल जॉब क्या होता है कि आप गए पेरोल पे गए, गवर्नमेंट के साथ आपकी एंट्री है, उस कंपनी के पेरोल पे है, ओके, वो आपको सैलरी देता है, प्रोविडेंट फंड भी आपका जमा होता है, ओके, पीएफ जो होता है वो जमा होता है, फिर आपकी आपका डिफरेंट टाइप का सिक्योरिटी होता है, जैसे हेल्थ होगा, आपके डिफरेंट अलाउंस होंगे, सब मिलेगा, ओके, दिस विल बी ए वेरी फाइन सिनेरियो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपका काम अब नहीं है, आप मत आइए कल से। दिस इज द सिनेरियो एंड दिस इज द कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। जब भी कंपनी प्रॉफिट ज्यादा चाहती है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करेगी, क्योंकि वर्कर्स को जब जरूरत नहीं होगा, वाई विल दे विल रिटेन, ओके, क्यों नहीं वो अपना बचा के बूथ बूथ से घड़ा बढ़ता है, वो करोड़पति अरबपति बने, लेकिन वर्कर्स का पैसा उनको ज्यादा लगता है। दिस इज द केस, ओके। यहाँ पे देखते हैं कि इसके सिवाय जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक और रीजन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का, जो हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा है कि जो हमारा पॉपुलेशन वर्किंग एज में है, 25 साल तक के एज में, वो 50% से भी ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर लैक ऑफ स्किल्स है, लैक ऑफ इसेंशियल स्किल्स, जैसे कि बेसिक चीज उनको नहीं आ रहा है, जैसे कि कॉपी पेस्ट कैसे कहते हैं, कट कॉपी पेस्ट करना नहीं आता है, उनको मेल में जो फाइल अटैच करते हैं वो नहीं पता है। ये उनका दोष नहीं है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसका दोष है, ओके। सो दिस इज द लैक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। 90% लोगों को नहीं पता है कि मैथमेटिकल फार्मूला इन स्प्रेडशीट कैसे करें। तो पढ़ाएंगे तब तो जानेंगे, 90% नहीं जानते। ऐसा तो है नहीं कि वो आप पढ़ाएंगे उठ के चले जाएंगे, पढ़ा ही नहीं रहे। दिस इज द इशू, ओके। इंडिया फेस सब्सटेंशियल जेंडर गैप, जैसे कि प्योरिटी नहीं है। जैसे मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, कोई वीमेन सेम लेवल पे कर रही है, उनका सैलरी जो मेल है उससे कम होगा। अगर मेल को मिल रहा है 50,000 सेम पढ़ाने के लिए या सेम लेवल के जॉब के लिए, वीमेन अगर आएंगी तो 30,000 में उनको दिया जाएगा। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द सब्सटेंशियल जेंडर गैप। उसके सिवा ये देखते हैं कि ग्लास सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ग्लास सीलिंग में ये होता है कि एक लेवल के बाद से उनकी प्रमोशन सब कुछ रोक दिया जाता है कि आप इस पोस्ट से ज्यादा नहीं जा सकते, वीमेन फीमेल को नहीं रखना है। तो इसको ग्लास सीलिंग्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीके से पैरामीटर है। साथ साथ है कि सोशल इनइक्वालिटीज परसिस्ट डिस्पाइट द अफर्मेटिव एक्शन। देखते हैं कि रिजर्वेशन तो दे दिया गया है, लेकिन फिर भी जो एससीज एसटीज का अभी भी जॉब है वो हायर लेवल के जॉब में नहीं है, अभी भी उनका इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा है, लो पेड जॉब ज्यादा कर रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो परसिस्टेंट है, जो सोशल इनइक्वालिटी है, वो परसिस्टेंट है इंडियन सिनेरियो में। दिस इज ऑल अबाउट, यू शुड नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट न्यूज अगेन फ्रंट पेज से ही है। वो इस फिगर में आप ये देखिएगा कि एक ये ब्रिज है यूएस का, द नेम ऑफ द ब्रिज इसका है कि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, ओके। और ये कहाँ पे है? बाल्टीमोर यूएस में है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक कार्गो वेसल आ रहा था और इसमें मैक्सिमम इंडियन क्रू थे, ये टकरा गया है, तो कोलैप्स हुआ है, ओके। रिवर का नाम है पेटास्को, ओके, पेटास्को रिवर है। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आई थिंक दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द सेंसिंग चाइना थ्रेट, इंडिया ज्वाइन श्रीलंका इन रेस ऑफ द सी बेड माइनिंग। सी बेड माइनिंग अप्लाइज फॉर द एक्सप्लोरेशन राइट। तो क्या है, जो माइनिंग का राइट होता है वो आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां तक तो आपका राइट होता है, लेकिन जो ओपन सी होता है, जो 200 किलोमीटर के वो नॉटिकल माइल्स होता है, समुद्र में जो दूरी नापते हैं उसको नॉटिकल माइल्स कहते हैं, जो जमीन पे होता है वो किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल जो का जो लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है? नॉटिकल्स नॉटिकल्स माइल्स जो होता है, 1 नॉटिकल माइल नियर अबाउट 1.8 किलोमीटर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कभी भी, ओके। स्ट्रेट पीसेस में ज्यादा पूछने का चांस है। तो हम देखते हैं कि अगर ओपन सी में जाना है तो वहां पे सी बेड अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, उसका हमें इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यहाँ पे है, इससे हमको परमिशन लेना पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर है वो जमैका में है। तो इंडिया ने देखा कि जो एफएनएस की 3 सी माउंट है, इंडियन ओशियन में है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि कोबाल्ट रिच क्रस्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट ज्यादा है। अब यहाँ पे चाइना अपना सीधी मार रहा था अपना विसिल भेज भेज के, अब इंडिया को भी पता चला, इंडिया के सिपाते जाते देखे, इंडिया का भी अपना सैटेलाइट सिस्टम है,
इंडिया ने देखा ये चाइनीज शिप क्या कर रहा है वहां पे, तो इंडिया ने देखा कि यस कोबाल्ट रिच है, तो अब हम चाहते हैं कि हम भी करें। तो श्रीलंका ने ऑलरेडी अप्लाई किया है, हम भी चाहते हैं अप्लाई करें। तो एक बार मैं लोकेशन दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे है। सीमा जस्ट यस, ये जो ब्रिज है, ब्रिज ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे शो कर रहा था मैरीलैंड, यहाँ पे वॉशिंगटन के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे टकराया, ये समंदर यहाँ पे आ रहा है, यहीं एंट्री मार रहा था, तो यहाँ पे ये टकरा गया। ये नॉर्दर्न यूएसए में है, और नॉर्दर्न नहीं, ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, तो इस साइड पे है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो निकितीन सी माउंट है ये यहाँ पे है। तो सी माउंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, एक बार मैं भी समझा देता हूँ। सी माउंट एंड आइलैंड में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे ये समंदर का सतह है जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे नाव, यहाँ पे जहाज, शिप सब कुछ चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आइलैंड होता है, आइलैंड ऐसे है, ओके, आइलैंड है, यहाँ पे एकदम लोग रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे चारों तरफ शानदार समंदर का नजारा है, ओके। तो ये हो गया आइलैंड। जब ऐसा ही आइलैंड बनते बनते रह जाए, ज्वालामुखी या कैसे भी जब आइलैंड बनता है वो समंदर को पार नहीं कर पाए, नीचे हो जाए, तो इसको सी माउंट कहते हैं। सी माउंट, तो इतना ही फर्क होता है सी माउंट में और आइलैंड में। ओके, आइलैंड एंड सी माउंट एक तरीके से एक ही जैसे होते हैं, एक सतह पे आ जाता है जहाँ पे आप जाके रह सकते हैं। इसमें आपको नहीं रह पाएंगे समंदर के अंदर, लेकिन बहुत यूजफुल होता है। सबमरीन हम वहीं पे ले जाके रखते हैं, या उसका बहुत यूज होता है सिक्योरिटी पर्पज से। ओके, तो सी माउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सी माउंट्स है, कोबाल्ट रीच है, हम चाहते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हमने अप्लाई कर दिया, श्रीलंका ने ऑलरेडी अप्लाई किया है। तो वही चाइनीज वेसल्स कंडक्टिंग द रिकनेसेंस। रिकनेसेंस का मतलब होता है कि चुपके से सीधी मारना, वहां के बारे में जानना, ताकि बाद में उसका मिलिट्री यूज हो सके। ओके, हमने देखा है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 वाइड। तो ये काफी अच्छा है, इसका मिलिट्री यूज काफी हो सकता है। ये कोबाल्ट छोड़िए, यहाँ पे जाके हम पूरा मरीन, सबमरीन का पूरा वो कर सकते हैं। जो सीविड रिच है कोबाल्ट है, यह निकिल, मैग्नीज एंड कॉपर। तो ये देखिए काफी क्रिटिकल मटेरियल है और इनका काफी यूज हो सकता है। ओके, तो हमने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से जाके किया है, क्योंकि और एक चीज और जानिएगा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो यूएन क्लॉज ये है, इसको माना जाता है कि जो ओशियन का कॉन्स्टिट्यूशन है यही है। ओशियन पे क्या कानून होगा, कैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, कैसे वहाँ पे किस टेरिटरी में आएगा, डिफरेंट टाइप के डिफिनीशन इसके अंदर में है। काफ़ी लेंदी लॉ है, ट्रीटी है। ओके, ओपन सी क्या होता है, ओपन सी जो होता है जहाँ पे कि किसी देश का, किसी कंट्री का डायरेक्ट राइट नहीं है। ओके, जो कॉमन्स है, वर्ल्ड का है। ओके, यूएन उस पर डिसीजन लेगा, यूएन क्लॉज उस पर डिसीजन लेगा। ओके, 60% ऑफ द वर्ल्ड सी आर द ओपन सी। अब ये हालत है। ओके, मेजॉरिटी यही है। और आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि नो कंट्री हैज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड रिसोर्स फ्रॉम द ओपन ओशियन सी, क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं है। 2 रुपए का अगर आपको कोबाल्ट यहाँ से निकालना होगा तो आपको 20 रुपए लगाना होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अरे मैं 100 रुपए नीचे 200 मीटर जमीन में अंदर रखा हूँ, ओके, आपसे कहूँ कि जाके निकाल लो, आप जाएंगे निकालने? आपको पता है 200 रुपए है, नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो खोदने में मुझे लेबर को 2000 रुपए देने पड़ेंगे। तो दिस इज द कंडीशन। इसीलिए जहाँ पे रिच भी है, पैसे इतने लगेंगे कि हम वहां पे नहीं करते हैं। तो दिस इज द कंडीशन। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्रीज हैव द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द रिसोर्सेज टू द 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, इसके बाद आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वो इंटरनेशनल वाटर हो जाता है, उसमें किसी का लॉ ऑर्डर नहीं चलता, उसमें सिर्फ हमारा जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है एंड यूएन क्लॉज का है, उसी का चलता है। ओके, मैरीटाइम जोन को थोड़ा एक बार देखिएगा, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिग्यूस जोन क्या है, ओके, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है। तो एक तरीके से स्टार्ट होता है कि बेस लाइन क्या है, बेस लाइन से काउंटिंग होती है। ओके, तो जैसे एक चीज मैं बताऊं कि बेस लाइन क्या एक तरीके से देखा जाए, जैसे ओके, जैसे ये समंदर है, समंदर एकदम प्लेन जैसे दिखता होता नहीं है वैसे। ओके, जैसे मैं एक इंडिया का ही बनाऊं, ये ऐसे होता है, अगर पास से देखेंगे कि उसका जो होता है ऐसे होगा। ओके, तो अब आप जो ये, अब मैं कहूँ कि 200 नॉटिकल माइल्स, या जो टेरिटोरियल सी होता है
12 नॉटिकल माइल है वो कहाँ से काउंट होगा? तो अब यहाँ से आप काउंट करेंगे कि यहाँ से काउंट करेंगे कि यहाँ से काउंट करेंगे, मैं पूछूं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो बहुत इजी है, उसके लिए बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। जो हाईएस्ट ऊपर पॉइंट है निकला हुआ टेरिटरी पे, उस दो पॉइंट को जोड़ देंगे और एक लाइन बन जाएगा। ओके, इधर बनेंगे तो ये बनेगा, फिर इधर जोड़ लेंगे, इधर जोड़ लेंगे, यही। और यहाँ इस लाइन से परपेंडिकुलर हम 12 किलोमीटर जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया। ओके, 12 किलोमीटर जो हो गया वो क्या हो गया? वो टेरिटोरियल सी हो गया। कॉन्टिग्यूअस जो जोन होता है वो यहीं से बेस लाइन से हम क्या करते हैं, 24 किलोमीटर 24 नॉटिकल माइल होता है, नॉटिकल माइल। ओके, ये केएम नहीं है, नॉटिकल माइल है। अगर मैं गलती से केएम बोल के नॉटिकल माइल बोल के केएम लिख दूं तो प्लीज रेक्टिफाई इट। ओके, अलग अलग ये जोन है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि इनके अलग अलग तरीके से इनको गवर्न किया जाता है। तो प्लीज रिमेंबर, कॉन्टिग्यूअस जोन के बाद एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है जहाँ पे 200 नॉटिकल माइल है। ओके, इंटरनेशनल अथॉरिटी, सीबेड अथॉरिटी के बारे में बेसिक्स हम जान लेते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस कम्स अंडर द यूएन क्लॉज। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जमैका में है एंड किंगस्टन इसका कैपिटल है जमैका का। तो प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, पर्पज क्या है? वही कि हम कैसे रेगुलेट करें डीप सी बेड बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन, की अगर वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करना है, कभी साइंटिफिक पर्पज से होता है, कभी कमर्शियल पर्पज से होता है, तो उसका जो बिडिंग कोई भी राइट्स होता है वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ही देता है। की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हो गया इशूइंग द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे हो गया डेवलपिंग रेगुलेशंस, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोटेक्टिंग द मरीन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक बहुत वाइडर ज्यूरिडिक्शन है। सेम टाइम आप यूएन क्लॉज को भी देख लीजिए। दिस इज द नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशियन, यहाँ पे है। ओके, ये जो ट्रीटी कंक्लूड हुआ था 1982 में हुआ था और 1994 में इन्फोर्स आ गया था। ओके, तो स्कोप क्या है? नेविगेशन राइट्स, टेरिटोरियल सी लिमिट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ द डेफिनेशन दैट हैज बीन मेंशन। वो ये आपको जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया जाएगा। Heralding Yugadi. Yugadi क्या है? This is the ceremony that is this is the फेस्टिवल, ये साउदर्न स्टेट्स कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश यहाँ पे होता है। और किस लिए मनाया जाता है? ये बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर्स के रूप में इसको हम मनाते हैं। ओके, यहाँ पे हम का हमारा जो ये मेन लॉर्ड जो डिटीज है, माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, वो इसको लिंक किया जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटिंग द यूनिवर्स। आज ही के दिन क्रिएट किए थे, इसीलिए आज ही के दिन वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट। ओके, विंड स्पीड मॉनिटरिंग डिवाइस टू बी इंस्टॉल अलोंग द हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, अभी हमने डिसाइड किया है। और विंड स्पीड जो कैसे हम किससे हम मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम प्रीलिम्स में पूछ सकता है, स्टेट फीसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एनीमोमीटर्स होता है, तो प्लीज याद रखिएगा एनीमोमीटर। इससे हम डायरेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये स्पीड के लिए होता है। अगर आपको दो ऑप्शन दिया हो, पूछा जाए कि स्पीड, विंड स्पीड पता करते हैं कि विंड डायरेक्शन, तो विंड स्पीड ही होगा। लेकिन अगर दोनों दिया होगा तो बोथ हो जाएगा। ओके, yes, so please remember this. It's provide the real time data of the wind speed ranging from the 0 to 252 किलोमीटर। तो अभी हम बुलेट ट्रेन एंड डिफरेंट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम एनीमोमीटर लगा दे रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा कंडीशन हो, कभी विंड गस्ट हो या कुछ भी हो, तो हम पहले से पता लगा लें। ओके, टाइप ऑफ एनीमोमीटर, कप एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर, सोनिक एनीमोमीटर एंड लेजर ड्रॉपलेट एनीमोमीटर। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। इसका डिफरेंट यूज हो सकता है, एविएशन में भी होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में भी होता है, मीटेरोलॉजिकल एंड वेदर स्टेशन में होता है, कंस्ट्रक्शन में भी होता है। ओके, तो दीज आर द यूज इनटू द डे टू डे लाइफ। तो प्लीज याद रखिएगा, जो हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, तो वहाँ पे हमें विंड स्पीड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेन उसी अनुसार चलेगा ना। अगर बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे क्रॉस होके विंड गस्ट हो रहा है, तो हम वहाँ पे देखेंगे, उस अनुसार जो ट्रेन की स्पीड है स्लो करेंगे, अधिक करेंगे। ओके, तो ये हम कहाँ कहाँ इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, लोकेशन का नाम है, यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट पीसेस का कोई भरोसा नहीं, पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, कहीं मैक्सिमम रिवर पे मैंने देखा है, महाराष्ट्र में और गुजरात में, इन दो जगहों पे है। तो एक देखिएगा उल्हास रिवर हो गया, वैतरना रिवर हो गया। ओके, ठीक है, तीन तो रिवर हो गए। ओके, दो रिवर हो गए और तीन जगह है।
दहानु सब और देसाई खाड़ी, ओके, एंड बांग्ला पाड़ा। तो बांग्ला पाड़ा ये बंगाल का लग रहा है लेकिन है यहाँ का, तो उसको याद रखिएगा। वह तोड़ना रिवर एंड उल्हास रिवर, ओके, दो रिवर है। जो गुजरात में वो तो 5 पे रिवर पे है, जैसे कि दमन गंगा रिवर, पार रिवर हो गया, ओके, फेमस रिवर तापी भी है और नर्मदा भी है, तो ये सब तो ऐसे ही याद हो जाएगा। माही रिवर भी बहुत फेमस है, ये भी है। इसको एफिमरल रिवर कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान से निकलता है, रेगिस्तान में ही गायब हो जाता है। तो ये माही रिवर आपको याद ही होगा। तो कितने रिवर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रिवर है, टोटल 9 है। तो कितना बच गया, जो साबरमती रिवर, तो 6 हो गया। सिर्फ अब 3 बच रहे हैं जो नॉन रिवर है। तो एक तो नौसारी सबब, बरराजा, ओके, एंड द मिड सेक्शन ऑफ द भरूच बड़ोदरा, तो इसको याद रखिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, इट विल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ओके। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक क्राई फॉर द हेल्प, ए कॉल फॉर द रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। तो ये किससे रिलेटेड, जो कंटिन्यूअस डेथ हो रहा है ड्यू टू द दिस सुसाइड, उससे रिलेटेड है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये हमारा मेन आर्टिकल है आज का, आपका एडिटोरियल का जो मेन आर्टिकल है वो यही है। ये है आर्टिकल, ए क्राई फॉर द हेल्प, ए कॉल फॉर द रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, ओके। तो इसको हम पॉइंट फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी से हो। सेम न्यूज, ओके। क्या इसका मेन थिंग है, अभी हमने देखा है कि जो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने देखा है कोटा में अभी एक डेथ हुआ है और उसमें काफी ही उसमें वो इमोशनल टोन में लिखा गया था लेटर कि मुझे नहीं लगा कि आई विल एबल टू क्वालिफाई और इसीलिए मैंने सुसाइड कर लिया। तो एक हम देखते हैं कि स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लेवल होता है क्यों है, इस पूरे आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन है कि बेटा मेरा ये बनेगा वो बनेगा, ये होता है ना, फेमस फेमस डायलॉग भी है कि पहले वकील बनेगा, फिर एडवोकेट बनेगा, फिर जज बनेगा, है ना। तो डिफरेंट टाइप का ये है कि कलेक्टर बनेगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा, बिना पूछे इंटरेस्ट नहीं जानते थोप दिया जाता है पेरेंट्स से। एक तो ये है। फिर सोसाइटल जो प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन होता है कि चाचा मामा दादा नाना चाचा, मतलब हर लोगों को ये है कि रिजल्ट कब आया, वो बुआ के दूर के रिलेशन वाले का भी फोन आएगा तो अच्छा है कि बाद पेपर दिया था क्या हुआ। पेपर इज द सेंटर वहां पे, अच्छा कौन सा कंपटीशन निकाला नहीं निकाला, उससे पूरा उसका हर चीज और स्टेटस एवरीथिंग विल बी गेज, ओके। कौन से सब्जेक्ट से ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं सब कुछ उसमें वो बना दिया जाता है बायोडाटा में, उसका पूरा जजमेंट ही इसी से होता है। और कहीं ना कहीं ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होता है, पड़ोसी भी बोलते हैं, जो बगल वाले अंकल जी हैं उनके बगल वाले अंकल जी हैं कि इनका बेटा उनका बेटा ये बन गया, ओके। तो ये बातें चलती रहती है, ये सोशल प्रेशर बना देता है। दूसरा चीज ये होगा, एक तो पेरेंट्स का, फिर सोशल। तीसरा जो है इंडिया का एक और चीज है जो अभी अपने फर्स्ट पेज पे ही बोला, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब चाहिए अगर आपको सरवाइव करना है, बढ़िया जॉब चाहिए, तो ये सब जॉब निकालना ही पड़ेगा आपको, किसी अच्छे कॉलेज से कंपटीशन निकाल के जाना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीजों पे काफी डिस्कशन है, काफी अच्छा डेटा भी प्रोवाइड किया गया है। कोटा का ही डेटा दिया है कि 15 केस रिपोर्टेड इनटू द 2022, ओके, एंड 2019 में 2018 में है, ओके। कोटा का जो देखा जाता है कि 2 लाख स्टूडेंट वहां जाते हैं जेईई और नीट का तैयारी करने, ओके। जो कोटा का रिवेन्यू है फ्रॉम द ये स्टूडेंट से, वो 10,000 करोड़ का है, ये लेवल है, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि जब 2 लाख स्टूडेंट वहां पे एक साथ तैयारी कर रहे हो, एक इतने फी देके, और उसके बाद वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उन पे प्रेशर बना के अपना रिजल्ट दिखा के फिर एडमिशन होगा, तो पूरा प्रेशर स्टूडेंट पे ही बनाते हैं, ओके। तो जो अभी कोटा में हमने देखा कि कोटा को काफी बैड लाइट में भी था, उस पे बहुत लोगों ने बैन भी लगाने की बात कही है। तो कोटा में के जो हॉस्टल्स हैं, कोचिंग है, उन्होंने रिफॉर्म किया। रिफॉर्म के सिस्टम में क्या आया, एंटी सुसाइडल फीचर इन द हॉस्टल। उन्होंने हॉस्टल में एंटी सुसाइडल फीचर बनाया, जैसे कि सीलिंग फैन है, वहाँ पे डिवाइस लगा दिया, अलार्म बजेगा या कोई ट्रेस करेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, आई विल ग्लीन ऑन द बालकनीज, ओके। तो वहां से हम जल्दी से जाके अगर रिस्क करना है तो वो हम बना सके, ओके। मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन द सेफ्टी मेजर, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 25,000 पेइंग गेस्ट है, आप कहाँ कहाँ जाके चेक करेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया था, उन्होंने जो टेस्ट होते हैं रेगुलर, वहाँ पे डेली बेसिस पे भी टेस्ट लेते हैं, वीकली बेसिस 15 डेज पे। तो जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी थी वो जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थी कम करा दी थी, टेस्ट लेना ही बंद कर दिया था कि एक तो जो
पेपर जो असली वाला होता है, जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, इसका तो पेपर देने जाते ही हैं। ये कोचिंग वाले भी हर 10 दिन 15 दिन 7 दिन पे प्रेशर बना बना के ये रिजल्ट देते हैं। तो इन्होंने कहा कम से कम ये तो प्रेशर कम किया जाए। ओके, हॉस्टल जो स्टाफ्स हैं उनका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जैसे मेस एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बिहेवियरल काउंसलिंग है, उनको ट्रेनिंग दे के सिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के का जो ये है आप इस पे भी ध्यान दीजिए। अभी सबसे अच्छी बात थी कोटा में ये आप यूज कर सकते हैं, दरवाजा पे दस्तक, नॉक ऑन द डोर। जो वार्डन थे उनसे बोला गया कि आप जाके एक बार डोर नॉक करके उनका खबर वबर लीजिए, ताकि हर स्टूडेंट का वेलबींग को आप इंश्योर कर सके। ओके, जो किचन वर्कर है एंड मील सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अब बच्चे जाते हैं खाना खाने, तो जो खाना सर्व करते हैं उनसे थोड़ा हाई बाय होते होते थोड़ी सी क्लोजनेस आ जाती है। वो ऑब्जर्व भी करते हैं, चाच खाना सही से नहीं खाया, एक रोटी खा के चला गया, लगातार 7 दिनों से नहीं है, तो वो रिपोर्ट करेंगे वार्डन को, वार्डन जो अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करेंगे, ताकि काउंसलिंग टाइम मैनर पे हो जाएगी। अगर वही किचन वाला ही अच्छे से बात कर ले, बेटा क्या क्यों खाना नहीं खा रहे हो, क्या दिक्कत है, वार्डन पूछ ले, तो कहीं ना कहीं चीजें सुधरनी स्टार्ट होगी। थोड़ी काउंसलिंग होगी, उस थोड़ी उनके पेरेंट्स को भी बताया जाएगा, पेरेंट्स भी अच्छे से बात करेंगे, तो यू विल बी सीइंग ऑल दिस थिंग। ओके, in 2022, near about the 13,000 Indian students took their own lives. ये सुसाइड का केस है और कंटिन्यूअसली ये बढ़ ही रहा है। ये 13,000 ऐसा नहीं है कि घट के हुआ है, ये 10,000 था 2019 में, यहाँ से बढ़ के हुआ 12,000, 13,000, अब 13,000 से ज़्यादा ही है। ओके, जो 2007 से लेकर 2018 तक का टोटल जो सुसाइडल है 95,000। कैन यू इमेजिन 95,000? छोटे मोटे टाउन का इतनी जनसंख्या होती है, छोटे छोटे जो देश है उनकी जनसंख्या इतनी होती है, इतना बच्चे उनकी डेथ हो रही है। दिस इज द कंडीशन। और यहाँ तक ओवरऑल इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो सबसे प्रोडक्टिव है 0 से 25 एज के बीच में, उनका है 53%। ओके, तो ये यही तो है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। अगर इनकी स्किलिंग नहीं की जाए तो ये डिजास्टर बन जाते हैं, और कई बार देखने को मिलता है। इंडियन कंडीशन में तो देखने को मिल ही रहा है। ओके, तो एक तो डेट्स ऑफ द विजिबल वायबल जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो आपको जाना ही पड़ेगा हाई फाई जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है, आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स। ओके, और जो यहाँ पे ड्यू के बड़े कॉलेज हैं, यू हैव टू गो, अदरवाइज यू डोंट हैव द दैट मच अपॉर्चुनिटी। अभी आईआईटीज में जाने के बाद भी जो अच्छे कॉलेज नहीं है उनसे प्लेसमेंट नहीं है। दिस इज द कंडीशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज क्रिएटिंग द अदर प्रेशर। ओके, एजुकेशन सिस्टम की बात देखें तो यहाँ पे देखिए कि लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों है, ऑलरेडी द वे ऑफ द टीचिंग वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ओके, और जो भी बाहर आ रहे हैं उनको कंपटीशन में जाके जॉब लेना है। ओके, सो ये जो है पेरेंटल एक्सपेक्टेशन वो अलग से है। ओके, तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि इन सभी से बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि दे चूज टू सुसाइड, दिस इज द एस्केप पाथ। ओके, सबसे बचना है, इजी चीज यही है। अब देखिएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, सिर्फ 21% है, और जो प्राइवेट है वो 78%। दिस इज द लेवल। ओके, approximate 61% of the global suicide facility was concentrated in Asia, और उसमें भी इंडिया टॉप पे है। दिस इज द कंडीशन अगेन। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन देखिएगा, जो मिडिल एंड लोअर इनकम ब्रैकेट है, जो वो वाली फैमिली है, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं जितने फी भरना होता है। एक तो उन पे अलग से स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब इतने पैसे दे के चले जाते हैं तो उन पे होता है कि परफॉर्मेंस दो, नहीं दोगे तो फिर दिस इज द कंडीशन। अभी हम लोग बात कर रहे थे फैकल्टी मेंबर्स, वो बच्चों से यही बताते हैं कि अगर निकाले नहीं तो तुम्हारा कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है सोसाइटी में, तुम एकदम एक्सक्लूडेड हो, अनटचेबल्स बन जाओगे। दिस इज द कंडीशन। कहीं ना कहीं जो टीचर्स का काम है कि वो बिल्टअप करें, वो स्टूडेंट को बताए कि व्हाट यू हैव द पोटेंशियल, कि ये तो सिर्फ एक मीन है, तुम्हें तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है और उसके लिए बहुत से मीन है। पाथ कुड बी डिफरेंट, गोल शुड बी हाई। यार ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल नहीं है, जो आईआईटी नहीं निकाल पाते, आईएएस नहीं बन पाते, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अब मैक्सिमम लोगों को देखिएगा, दे आर ऑन द पीक। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम, वो गए थे इंटरव्यू देने पायलट का। अगर वो कितने पायलट को कोई जानता है, बट अब्दुल कलाम गो वेंट, जो पहला उनका चॉइस था पायलट था, नहीं बन पाए, लेकिन साइंटिस्ट बने। दूसरा चॉइस वो तो मजबूरी में जाना पड़ा कि वहाँ जॉब मिल गया, लेकिन एवरीवन नोज हिम। ओके, तो ये नहीं होता कि एक आप जो बनना चाहते हैं वो आपको नहीं मिला तो यू विल नॉट हैव एनी चॉइस। ओके, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी देखिए, गांधी जी, ही वाज द थर्ड, उन्होंने 3rd डिवीजन से पास किया था ग्रेजुएशन। अटल बिहारी वाजपेयी, ओके, दे डोंट हैव दैट मच एकेडमिक बैकग्राउंड बट दे आर द वेरी फेमस पर्सनालिटी। व्हाई?
बिकॉज दे चूज टू डू समथिंग, दे हैव द हायर गोल्स अचीव करने के। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यही बन के करेंगे, डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, आईएएस नहीं बनना तो कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कि फैकल्टी ऐसा इनकलकेट करती है, दैट इज नॉट गुड। यहाँ पे देखिए सोसाइटल एंड फैमिलियर एक्सपेक्टेशन जो हो रहा है, ओके तो जो कनेक्शन होता है फैमिली और जो स्टूडेंट के बीच में या बच्चे के बीच में वो अब नहीं रहा। वो परफॉर्मेंस कॉल आता है, अभी एक पिक्चर आया कि ऑल इंडिया रैंक, और देखिएगा वो काफी अच्छा इसी पे बेस्ड है। वो एक बार ट्रेलर कम से कम देखिएगा, ऑल इंडिया रैंक। तो एक तारी जमीन पे भी काफी अच्छे अच्छे उसमें सीन दिखाए जो जो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन और इन सब चीजों पे है। मैंने अपलोड करने की दिखाने की कोशिश की थी, पर उस पे कॉपीराइट का इशू आ रहा है तो मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज वो मूवी मैंने दिखाया था। ओके तो यहाँ पे है कि पेरेंटल इम्पोजिशन ऑफ द एकेडमिक प्रेफरेंस एंड द इमोशनल डिटैचमेंट। अब बात ये नहीं हो रही कि कैसे हो और क्या चल रहा है और सब चीजें, बातें जो फैमिली की होती है, जो इमोशनल कनेक्ट होता है, नहीं आपने क्या पढ़ाई किया, निकला नहीं निकला, टेस्ट में कितना क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, उसके बाद फोन कट हो जाता है। दिस हैज बीन द जस्ट द रिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। सो ऐसे इमोशनल जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन साइडलाइन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके तो जो लोगों जो समाज में है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स यही होते हैं, यही आईएएस इन्हीं का है, तो वो जो हमारा अलग से रिलेशनशिप होता है कि स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि वो कुछ खेलना चाहता हो सकता है वो कबड्डी खेलना चाहता हो सकता है वो फुटबॉल खेलना चाहता हो सकता है वो म्यूजिशियन बनना चाहता हो, देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट को खत्म कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्टूडेंट स्ट्रगल टू मीट द पैरेंटल स्टैंडर्ड स्पेशली व्हेन द लैक इनेट इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ेगा तो भी नहीं समझ में आएगा। ओके तो जब ये ऑल चीजें हो जाती है, फेलियर टू मीट द पैरेंटल एक्सपेक्टेशन लीव इंडिविजुअल ह्यूमिलिएटेड, उसको लगता है कि एकदम मेरी सारी इज्जत चली गई है, एंड यस डिजेक्टेड डेस्परेट एंड हैरास। सो ऐसे माहौल में क्या होगा, सोल्यूशन क्या है इसका। यहाँ पे सोल्यूशन की बात होती है कि ऐसा एटमॉस्फेयर कीजिए जिसमें इम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस हो। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट हियर इट इज गिवन दैट कि लास्ट में इन्होंने बोला कि ये छोड़िए तो नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो SC ST कैटेगरी से जो दलित से आते हैं उनकी तो हालत और बेकार है। उनसे तो अगर वो निकाल भी ले IIMs में चले जाते हैं तो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो प्रिपरेशन में अलग से उनका एक दूसरा है। जैसे ये तो दुख और लोगों के लिए दुख इतना है कि आप तो दुख, नॉर्मल आदमी इसमें दुखी तो है ही है। अब जो SC ST कैटेगरी का ये अलग से डिस्क्रिमिनेशन वाली दुख है कि यहाँ पे हो जाता है कि अच्छा तुम इस कैटेगरी से, वो निकाल भी ले तो कहते हैं अच्छा कैटेगरी से था इसीलिए निकला। तो ये दुख जो है इनका अलग से एडेड अप है। तो वही उन्होंने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन होने का क्या फायदा, जो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इस हार्डशिप को और इंक्रीज कर दे रहा है। ब्यूटीफुल टॉपिक है, आपको इस पे एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन को लेकर पूछता है, ये न्यूज में है, कोटा न्यूज में है, तो हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन बन भी जाए। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी की स्टैंडर्ड का बनाने की कोशिश हुई है, आप इसका आंसर लिखिएगा। एनालाइज द रोल ऑफ पेरेंटल कंट्रोल, इमोशनल डिटैचमेंट एंड सोसाइटल नॉर्म इन द शेपिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस। Recommend strategies to foster a supportive environment that encourage holistic development and mitigate the adverse effect of the societal pressure on the student। 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क का है। तो क्या होगा आंसर अप्रोच, पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर यहाँ पे आंसर अप्रोच मैंने भी दिया हुआ है। क्या वो हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर, आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि एटलीस्ट अप्रोच क्या होगा। ओके सो पहला तो ये है कि इंट्रोड्यूस कैसे होगा कि रिसेंट कॉन्टेक्ट एंड द डेटा एसोसिएटेड विद इट, पहले तो इससे डिस्कस करेंगे। देन हम क्या करेंगे कि रोल ऑफ द पेरेंटल कंट्रोल, इमोशनल डिटैचमेंट एंड द सोसाइटल नॉर्म्स, इसकी बात करेंगे कि कैसे है। पहली बात तो डेटा ही ये दे दीजिए कि क्या सोसाइटल केस है, 95,000 वाला भी डेटा आप दे सकते हैं। उसके बाद ये देखिए अप्लाई के पेरेंटल जो एक्सपेक्टेशन होता है, सोसाइटल जो होता है नॉर्म्स होते हैं। ओके एंड बाद में आप रिकमेंडेशन लाइए, लॉट ऑफ रिकमेंडेशन जो कोटा में इम्प्रूव हुआ है, जो उन्होंने हॉस्टल की फैसिलिटी दी है, बिसाइड दैट द काउंसलिंग, अवेयरनेस टू द पेरेंट्स, आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसको समराइज करके सजेस्टिव वे में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। दिस शुड बी द आंसर। वो इतना अच्छा आर्टिकल है कि उसमें ही आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस आर्टिकल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल। ओके ये फिर एडिटोरियल पे ही है, एडिटोरियल का ये वाला पार्ट है, मेन एडिटोरियल।
स्टॉप द वॉर, इजराइल मस्ट हीड द यूएनएससी रिजोल्यूशन। तो हमने देखा कल के भी न्यूज में ये था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ है और 15 में से 14 ने सपोर्ट में वो किया है कि सीज फायर होनी चाहिए, खासकर अभी जो रमजान का मंथ है उसमें। ओके, तो देखिएगा कि यूएस का भी स्टैंड काफी बदला हुआ लग रहा है, क्योंकि यूएस इसमें रिजोल्यूशन को एक्सटेंड किया। जनरली वो वीटो कर सकता था, और इसको लेके जो इजराइल का रिएक्शन है वो काफी एंग्री है। उन्होंने बोला, वो जा रहे थे अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाशिंगटन जा रहे थे, वो अपना कैंसिल कर दिया कि नहीं जाएंगे, हमारी सपोर्ट में नहीं है। ओके, इजराइल ने बोला कि कम से कम जो हमारा हॉस्टेज है उसको रिलीज को लेके आप स्टैंड ले सकते थे। ओके, तो दिक्कत ये है कि कंटिन्यूअस अटैक इतना हुआ कि 32,000 और लोगों का डेथ हुआ है। मैक्सिमम उसमें से जो है वो चिल्ड्रंस एंड वीमेंस हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में देखा जा रहा था कि हमास अटैक हुआ था, हमास ने अटैक किया था अक्टूबर में, ओके 7 अक्टूबर, तो वहां पे इजराइल के सिंपैथी था कि अरे इन्होंने अटैक किया, 1200 लोगों का जान गया। जब इनिशियल फेज में इजराइल अटैक कर रहा था तो भी सिंपैथी था, लेकिन ग्रेजुअली जिस तरीके से डेथ सिविलियंस की हुई है उस तरीके से सिंपैथी के जगह पे लोग इजराइल से अब एंग्री हो गया। और उसका सबसे अच्छा मित्र जो यूएस था, यूएस भी इस समय कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहा है। हमने देखा कि कई यूएस के जो खुद ज्यूस हैं इजराइल से लिंक करते हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ओके, यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे जो फेल्योर है, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, फेल्योर, अपने फेल्योर को छुपाने के लिए ये अटैक को इंटेंसिफाई किया गया है। क्या है, अगर नॉर्मल भाषा में हम देखना चाहें जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, अगर मैं मानूं कि आप किसी गांव में रहते हैं, ये फैमिली है, और इस फैमिली में एक आदमी वो है वो काफी मतलब दिस पर्सन इज नॉट गुड, या दूसरा फैमिली है, यहाँ पे दूसरा एक इसी फैमिली का आदमी है वो अच्छा नहीं है, ये इतना बुरा आदमी है कि ये इनको भी परेशान करता है, ये इतना बुरा आदमी है कि इनको भी परेशान करता है, ये आम जनता है, वो ये फैमिली मेंबर्स है जो सीधे साधे हैं। ओके, तो इसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कर दें और इसको हमास कर दें, इसको हमास कर दूं। ओके, अब मैं कहूँ कि ये जाके इनको मार आता है और इनसे बोलता है कि अच्छा बदला लिया है इसका, इसको दिखा के कि ये गलत है, इसका बदला लिया। अब ये क्या करता है, अटैक इस पे करता है, न इसका कुछ इसने कर पाया, न इसने इसका कुछ कर पाया। ओके, दे आर द सेफ, दे आर यूजिंग, अब ये पावर से न चला जाए तो ये और इसको मार रहा है। ओके, ये तो सीधे साथ है ना, इनको ये तो इससे भी परेशान है, अपने ही फैमिली मेंबर से, ये तो अपने ही फैमिली मेंबर से परेशान है ना। यू आर अटैकिंग द नॉर्मल सिविलियन। और यही मैक्सिमम चीजों में होता है। पावर कंट्रोल में क्या होता है, पावर कंट्रोल करने के लिए आप कभी आर्मी की सैक्रिफाइस करवा देते हैं, कभी सिविलियंस की, लेकिन कोई ना कोई अपना सत्ता बचाने के लिए वहां पे खड़ा रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनका फेल्योर था, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए ना, इतना बड़ा अटैक हो रहा है, आप पूरा सब कुछ सिक्योरिटी का जिम्मेदारी लेके चले, आप कहाँ थे उस समय, आप जिम्मेदारी लीजिए, आपने वो जिम्मेदारी नहीं हुई, आप अब बदला ले रहे हैं कि उनके सिविलियंस को मार रहे हैं। दिस इज द कंडीशन। ओके, हमास का भी कुछ नहीं हो पाया, एंड इफ द कंटिन्यूअसली ये जाता रहेगा तो कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ और भी ज्यादा जो सेंटिमेंट है वो जाएगा ही। ओके, सो दिस इज द केस विद रिस्पेक्ट टू दैट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन ये दूसरा वाला जो एडिटोरियल न्यूज है इससे है, यहाँ पे ये है कि ओपन सीजन, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीजेपी और बीजेडी है उड़ीसा में, उनका बीच जो कोलिशन था वो इस बार बन नहीं पाया है। ये उड़ीसा है, उड़ीसा बे ऑफ बंगाल हियो। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो नवीन पटनायक है कंटिन्यूसली ये रूल कर रहे हैं वहाँ पे फॉर ए लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर का, अब उनके का रिकॉर्ड भी बनने जा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अब उनका ये भी दिक्कत है कि ये उनका लास्ट चीफ मिनिस्टरशिप भी हो सकता है, क्योंकि जो एज रिलेटेड इशू है वो भी उनके साथ है। तो अभी माना जा रहा है कि अभी ये चेंज हो सकता है, और चेंज हो जाएगा तो नया आने वाला जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, चीफ होगा बीजेडी का, उसको लोग एक्सेप्ट करें कि नहीं। ऐसे कंडीशन में बीजेपी चाहता है कि फायदा उठा ले, हम प्रोजेक्ट कराएं कि हम इनसे बढ़िया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले बीजेपी का था वो थर्ड पार्टी था, वो सपोर्ट में था, कोलिशन में था बीजेडी का, लेकिन अब ऐसा हो गया कि जो थर्ड में बीजेपी आता था वो नंबर सेकेंड हो गया, और जो कांग्रेस सेकेंड में आती थी, इन दोनों के कोलिशन से अपोजिशन में कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस अभी डिस्टेंस थर्ड पार्टी में हो गई है। ओके, तो अभी देखते हैं कि जो रिसेंट एग्जाम जो इलेक्शन था उसमें जो सीट है परसेंटेज वोट है 43 एंड 39 है, ये बीजेडी का एंड बीजेपी का। ओके, लेकिन कांग्रेस का जो कंटिन्यूसली घट के आया है वो 13% पे इस समय आ गया है उड़ीसा में।
तो कहीं ना कहीं अब जो फाइट हो रहा है इन्हीं दो के बीच में आ रहा है, एक मेन पार्टी एक अपोजिशन पार्टी, फायदा है। ओके, तो दिस इज हियर दैट हैज बीन सोन। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस इन दोनों के खिलाफ अपना ग्राउंड बना रहा है। तो देखते हैं अभी क्या काफी चेंजेस भी हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है वो इस पेज से है, जो ओपन एडिटोरियल है, यहाँ से है कि द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इन इज ए ब्रोकन। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जहाँ पे हम कंसेंसस बिल्डिंग करते हैं एक सोसाइटी में, और कंटिन्यू खासकर यहाँ पे जो हमारा जर्नलिस्टिक और मीडिया पे जो अटैक हो रहा है उसको लेके है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो उसके बिगड़ने में सबका दोष है, मीडिया का भी है, सिविल सोसाइटी का भी है, पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। इन तीनों का काम था कि एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे कॉमन कंसेंसस बने, जहाँ पे लोग डिबेट करें, डिस्कस करें और एक तरीके से कॉमन चीजों पे जाए। यहाँ पे सब एक दूसरे को तोड़ के कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बना पा रहे हैं, सब एक बायस, एक सेक्टेरियन सेल्फ इंटरेस्ट को लेके चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रेडिशनल कंसेंसस बिल्डिंग था वो अब रहा नहीं। ओके, एंड सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टी ये अब कोऑपरेटिव एफर्ट्स की जगह पे जो हिंडर कर रहे हैं इस प्रोसेस को ही। ओके, तो यहाँ पे भी देखिएगा कि क्या है जो मेन चीज है जो शिफ्ट हुई है, थ्री इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स। पहला है कि लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल न्यूज मीडिया। अब न्यूज मीडिया तो रहा नहीं ट्रेडिशनल, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बायस्ड हो गया है, और न्यूज जो इतने फास्ट से हो रहा है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वायरल न्यूज बनाना है, तो वायरल न्यूज होने लगा है, सोशल मीडिया का एज आ गया है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द कंटेंट क्रिएशन हो गया। अब क्या चाहिए, इंक्रीज इन द हाइपर पार्टीजनशिप। यहाँ पे हो गया कि कोई फैक्शनल इंटरेस्ट को लेके उसी से स्टिक करके उसी इंटरेस्ट को ही बढ़ाएगा। फिर देखिएगा कि अभी तो विजिबिलिटी एंड कैप्चरिंग अटेंशन की बात आ रही है कि जितनी विजिबिलिटी उतना ज्यादा अब माना जा रहा है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। ओके, द इंडिविजुअल बैटल ऑफ द अटेंशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ द ट्राइबल एफिलिएशन। यहाँ पे ट्राइबल एफिलिएशन का मतलब कि एक किसी ग्रुप का ही एफिलिएशन लेके लोग चल रहे हैं, दिस इज द इशू। ओके, सिविल सोसाइटी को पहले माना जाता था कि कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी है, उसकी आत्मा है, उसकी बुद्धि है एकदम। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इनका भी जो शिफ्ट हो गया है वो स्टेट पे डिपेंडेंस हो गए हैं। ओके, दे हैव बिकम द स्टेट एजेंट। ओके, और इन स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाइवर्स व्यू पॉइंट दे आर जस्ट नॉर्मेटिव प्योरिटी एंड रिलाइज ऑन द सिंगल इशू कैंपेन। उनका एक कैंपेन लिया, उसी पे वो कह रहे हैं कि यही हमारा डोमेन एरिया, इसके बाद हम जाएंगे ही नहीं। ओके, so there is the tendency for the civil society to bypass the political process, and now they are based on the judiciary or the bureaucrat. Judiciary जो PIL आ गया है उसका भी ये हेल्प ले रहे हैं, उसकी जगह पे जाके मास मूवमेंट बनना है, डायरेक्ट कोर्ट में पहुंच जा रहा है। अभी मास मूवमेंट का कैसे एग्जांपल लेंगे, जो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन था जिनको अरुणा रॉय ये लोग मिलके बनाए थे, निखिल डे, एक जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए काफी संघर्ष किया था राजस्थान में, बाद में 2005 में फोर्स किया था, गवर्नमेंट को लेके आना पड़ा था। कहीं ना कहीं क्या था, एक था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला के लोगों का डिमांड आया, तो राइट टू इंफॉर्मेशन काफी स्ट्रांग था। अभी थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन से देखिएगा बहुत से स्कैम आए थे बाहर। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो जो पॉलिटिकल पॉलिसी, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला सकते थे, ये जो सिविल सोसाइटी है अभी हम जुडिशियल एंड ब्यूरोक्रेटिक रूट को लेके फॉलो कर रहे हैं। देयर इज नो मास स्ट्रगल। ओके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का देखिए कि इलेक्ट तो हो रहे हैं पीपल से, वही सबसे क्लोज है, लेकिन उनका जो है, उनका जो पार्टी है उसका डोमिनेंस है, उनका कोई डोमिनेंस ही नहीं है। वो पार्टी कहेगा यस कहो तो यस, नो कहो तो नो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेक्शन लॉ भी है। डिफेक्शन लॉ का एक यूज था लेकिन मिसयूज भी है। यूज ये था कि स्टेबिलिटी को खराब नहीं करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि तो वो यूनिफॉर्मिटी ला दिया है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से आए हैं उसके लिए नहीं बोल सकते, तो व्हाट विल ही रिप्रेजेंट। होता है ना कि आप उठ के बोले कि अरे ये कानून आ रहा है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसका निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, माने कोई आप फीसदी पे कानून आ रहा है और वो गवर्नमेंट क्या सोच के ला रही है, लेकिन उनके एरिया में फीसर्स है, उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, तो ही शुड स्पीक। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो जस्टिफाई करेगा अपनी फीसर्स को, कहेगा कि अपना जॉब बदल लो, अपना लाइवलीहुड ऑप्शन बदल लीजिए। दिस इज द इशू विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन ऑफ एंड प्रायोरिटीज द पार्टी सिंबल ओवर द कैंडिडेट पॉलिसीज। ओके, अब देखें कि क्या होना चाहिए, टॉप डाउन स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो ये भी इशू है। ओके,
Media, civil society, and political party hinder our ability to unite. Okay, so this is the media may highlight the issue, but the progress require the organization, both civil society and the political party. So वही अंत में कह रहे हैं कि this interrelated issue resist simple solution. Okay, but the efforts must be made to address them to the वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे देखते हैं कि ये मेन इशू है कि हाउ दिस सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टी, they are expected to bring all the ideas from the bottom to the top. This should be the issue, otherwise this should be the main focus point. Okay, तो ये हमारा मेन टॉपिक का डिस्कशन था. नेक्स्ट जो न्यूज है अगेन एडिटोरियल पे ही है. ऊपर देखिएगा ये वाला एडिटोरियल का है कि सेट द व्हील्स इन मोशन फॉर द साइक्लिस्ट मैनिफेस्टो. तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो साइकिलिंग का हमने देखा है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, और जो इंक्रीज हुआ है नियर अबाउट टू टाइम 7% है. ओके, 48% टू 55% ओवर 2 डिकेड्स. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है. साथ साथ में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है स्कूल से में हुआ है. जो स्कूल स्टूडेंट हैं उनका इंक्रीज भी हुआ है, उनको फायदा भी हुआ है. जैसे कि जो वो स्कूल ऐसे टाइम पे कि एग्जाम होता था, कभी छूट जाता था, ये सब चीजें नहीं मिल रही है. जो ड्रॉप आउट था वो कम हो गया. ओके, और रूरल एरिया में ज्यादा इंक्रीज है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया. अर्बन एरिया में वैसे भी साइकिल चलाने के लिए रोड पे डर ही लगता है, कौन आके किधर से मार के चला जाए. फैटेलिटीज अभी आगे दिया हुआ है कि 40 टाइम्स है कि 40 गुना ज्यादा आपके मरने का चांस है, एक्सीडेंट का चांस है अगर अर्बन एरिया में आप साइकिल चलाते हैं. तो ये कहना तो बहुत आसान है कि साइकिलिंग कीजिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. मैं भी साइकिल चलाना चाहता हूँ पर रोड पे जाऊँ, देयर इज नो सिक्योरिटी. वहाँ पे जो लेन होता है साइकिलिंग का वो दूर दूर तक नहीं है. ओके, एंड यस दिस इज द इंक्रोचमेंट है मैक्सिमम, अगर कहीं कहीं है भी तो. ओके, हमने देखा कि साइकिलिंग का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जैसे कि बिहार की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की, उन्होंने सबने कहीं ना कहीं चलाया है और उससे काफी इम्पैक्ट आया है. ओके, तो एक्सेस टू द यहाँ पे देखें कि स्पेशली वहां पे इम्पैक्ट हुआ जहाँ पे कि जहाँ स्टूडेंट को दूर जाना था एंड वॉकिंग इज नॉट फिजिबल फॉर द डेली कम्यूट्स. तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए साइकिल एक लाजवाब तरीके से एक बना हुआ है टूल. तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का कंडीशन दिया है. चैलेंज वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है यहाँ पे दिया हुआ. इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग है. फैटेलिटीज यहाँ पे दिया है कि 40 टाइम्स है. ओके, एंड क्या चाहिए अब, डेडिकेटेड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक ही सोल्यूशन है. साइकिल्स तो है लोगों के पास लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वो इतना महंगा है कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन वो जो लेन होता है साइकिलिंग का वो नहीं बनवा सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट, यू शुड बी केयरफुल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, द नीड टू कर्व द ब्लैक कार्बन एमिशन. तो ब्लैक कार्बन, पहली बात ये जाने की क्या होता है. जब हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं, कोयला भी जलाएं, अगर वो पूरे तरीके से नहीं जलता है और उसमें थोड़ा भी नमी या कुछ भी उसकी क्वालिटी का इश्यू होता है तो उसमें ब्लैक सूट आप देखिएगा, धुआं काला होने लगता है. देखते हैं ना, एक धुआं एकदम होता है ट्रांसपेरेंट टाइप का, तो वहां पे ब्लैक सूट कम होगा. जो बहुत काला वाला धुआं होता है उसका मतलब ये समझिए कि उसमें ब्लैक सूट है, वो सही से जल नहीं रहा है. अगर कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, अगर खूब बढ़िया सूखा हुआ लकड़ी है आप देखिएगा जलेगा ना, खूब लौ निकलेगा, धुआं कम होता है. लेकिन जहाँ पे भी देखिएगा कि थोड़ा सा नमी है उसमें और उसको जलाइएगा, आपको काला वाला धुआं निकलेगा, आंख वाँख में बहुत लगता है, तो उसे ही ब्लैक सूट कहते हैं. वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ाता है, क्योंकि उसमें जो वो जो पोटेंशियल होता है एब्जॉर्ब करने का हीट को, वो बहुत ज्यादा होता है. तो अगर ऐसा होगा तो इंडिया का जो कमिटमेंट्स है, जैसे पहला कमिटमेंट्स है कि नेट जीरो एमिशन 2070 तक, COP26 में ही हमने लिया था, तो ये हम नहीं कर पाएंगे. जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनका जो है कि इंस्टॉल कैपेसिटी 180 गीगावाट करना था 2023 तक और 500 गीगावाट हमें करना है 2030 तक. तो ये हम कैसे अचीव करेंगे अगर ब्लैक सूट हो. तो ब्लैक सूट यहाँ पे समझाया हुआ है कि व्हाट इज द ब्लैक सूट, एंड यस ग्लोबल वार्मिंग को पोज करता है. सेकंड थिंग ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है ब्लैक सूट कैसे निकलता है. अगर नॉर्मल यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो जाए तो आप ये बोल देंगे इंडस्ट्रियल होगा या वेहिकुलर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो घर में हम खाना बनाते हैं लकड़ी पे या चूल्हे पे, या जो वो काउ डंग होता है जिसको हिंदी और वो लोकल लैंग्वेज में गोहरा कहते हैं, तो उसका यूज करते हैं. तो कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 47% है. ओके, और फॉलोड बाय द इंडस्ट्रीज 22%, डीजल 17% एंड ओपन बर्निंग 12%.
तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में तो हमने कहा है कि ठीक है, हम जो LNG यूज कर रहे हैं या हम जो प्योरीफाइड फ्यूल यूज कर रहे हैं तो वो ठीक है, CNG ये सब हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लैक कार्बन हाउस होल्ड से है वहां पे दिक्कत है, वो अभी भी हाई है। ओके, तो हमने इसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफी किया है। गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आए, सिलेंडर दे रहे थे, ठीक है। तो ताकि घर में जो लोग सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं वो लाए, LPG का यूज करें। लेकिन दिक्कत ये है कि ठीक है, उन्होंने रेट इतना अधिक है कि वो लेके आ रहे हैं लेकिन रिफिलिंग बहुत कम है। तो ये देखा गया जो नॉर्मल रिफिलिंग होती है वो 6 से 7 है, लेकिन जो लोगों को PMUG के द्वारा दिया जा रहा है, PMUY, ओके, उज्ज्वला योजना, तो वो कम है, 0.5% है जो ये नॉर्मल लोगों का है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो रिफिलिंग नहीं करवा पा रहे हैं, और 50% अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो वो अभी भी ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं। हम देखा कि इसका इम्पैक्ट है, उज्ज्वला योजना 10,000 करोड़, 10 करोड़ हाउस होल्ड को दिया गया है, और कहीं ना कहीं इससे कम हुआ है। Okay, so this has impacted not the only the emissions, air pollution भी कम हुआ है, और उससे जो डेथ हुआ है वो भी कम हुआ है। ओके, उज्ज्वला के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है कि 2016 में स्टार्ट किया गया था, और कौन सी मिनिस्ट्री उसको याद रखेगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको कर रही है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं 1600 रुपए का फॉर द एक्वायरिंग द LPG कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे दे दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्टार्टिंग में है वो BPL हाउस होल्ड को वीमेन के नाम से दिया जाएगा, और BPL हाउस होल्ड को दिया जाएगा। ओके, जो अभी दूसरा वाला लॉन्च किया उसमें हम रीफिलिंग के लिए भी दे रहे हैं कि ओके, रीफिलिंग, ए फ्री रीफिल अलोंग विद द स्टोव भी दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। यही यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो रेट है कितना हाई है। आपने 200-300 का जो भी सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि सब्सिडी सब कुछ घटा के भी 600-700 देना पड़ रहा है, और जो सब्सिडी अभी आपने स्टार्ट किया वो सब्सिडी टेम्पोररी है, वो कभी भी हो सकता है, और जो ग्रोथ है वो काफ़ी आई है। तो इन्होंने कहा कि अगर LPG नहीं हो पा रहा है तो जो लोकल प्रोडक्शन ऑफ द कोल बेड मेथेन है, क्योंकि बायोमास गैसेस से प्रोड्यूस हो सकता है, ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इंडिया को ये करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया रोल एट द ग्लोबल स्टेज ये शो करना पड़ेगा कि हम जो एड्रेस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल ग्रीवेंसेज उसमें हम लीड है। और इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जहाँ पे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की भी बात की जा रही, वो भी अगर अचीव करना है तो दैट्स इम्पोर्टेंट। लास्ट जो न्यूज़ जो हमारे लिए रेलिवेंट है, इम्पोर्टेंट भी है, वो है कि कैन AI हेल्प इन टू नेविगेटिंग द मेंटल हेल्थ। यहाँ पे ये बात हो रही है कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ कर सकता है। और क्या टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, दिस इज द ओके, यहाँ पे है टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि विजिबल हो। ओके, तो जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। A branch of the artificial intelligence enable computers to understand and interpret the human language that mirror the human comprehension। तो यहाँ पे जब मशीन बात कर लेगा तो कहीं ना कहीं जो हमें आइसोलेशन था, और मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा इशू आइसोलेशन का हो सकता है। दूसरी चीज़ ये होता है मेंटल हेल्थ में कि आप मेंटल हेल्थ को बता नहीं सकते हैं, और लोग कहेंगे पागल है, पागल आपको डिक्लेयर कर दिया जाए, स्टिग्मा है। मेंटल हेल्थ का मतलब बताइए तो वो यही गांव में तो यहाँ तक बोलते हैं क्रैक है, पागल है, दिस इज वेरी बैड स्टिग्मा। ये समझा ही नहीं जाता कि थोड़ी सी बीमारी है वो सही हो जाएगा, वो क्या परमानेंट है ये। ओके, ऐसा ऐसा माइंडसेट है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टिग्मा। तो ऐसे में अगर AI हो जाए तो आपको डिस्क्लोज ही नहीं करना है। लोग बताते नहीं है, लाख लाख स्ट्रेस हो, लोग कहेंगे कि नहीं नहीं मैं नॉर्मल हूँ, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं AI है, चुपके से लैपटॉप खोल के AI से पूछेंगे, बात करेंगे, उससे जो भी सजेशन होगा लेंगे। तो यहाँ पे यही है कि दिस विल प्रोवाइड लॉट ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में बोला कि ठीक है सोल्यूशन तो अच्छा है, लेकिन इसका गवर्नेंस और जो रेगुलेशन है वो भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका मिसयूज के भी चांसेस है। तो यहाँ पे गवर्नेंस की बात हो रही है कि वहाँ पे जो ग्लोबल कंप्लायंस है वो फॉलो किया जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। आज की न्यूज से कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। Question number 1. Civil society is best described as the first a branch of government that deals with the social welfare program, a network of independent organization that promotes social political participation. Okay.
A department within the United Nations focusing on the human right issue. D, a group of individuals advocating for a specific political ideology. तो D वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, चाहे के लिए स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, ये तो एक तरीके से सिविल सोसाइटी होती है, और सिविल सोसाइटी जो होता है नॉन गवर्नमेंटल होगा, तो पहली बार नॉन गवर्नमेंटल हो गया, तो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी गलत हो गया, गलत, ओके। A network of independent organizations that promote social and political participation, ये इंपॉर्टेंट, ये सही हो गया, ओके। यूनाइटेड नेशन का क्या लेना देना है, ब्रांच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एकदम होगा। बी गलत सही आंसर है, तो बी पे एक बार टिक मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a typical characteristic of civil society organization? Okay, a non-profit and non-governmental, advocate for social change and public interest. Third, subject to the government control and direction. Fourth, promote citizen participation and democratic value. How many of the above is a typical characteristic of the civil society organization? Only one, only two, only three, all the four. ये ऑप्शंस है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड डायरेक्शन, जहाँ गवर्नमेंट तो आ गया, सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट से नहीं रिलेटेड है, तो वो हट जाएगा, तो ओनली थ्री, और तो हो ही सकता है, नॉन प्रॉफिट एंड एनजीओ हो ही सकता है, सोशल चेंज एंड पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते ही हैं, प्रमोट सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ही है, तो 3 हो जाएगा, और थर्ड नहीं होगा, उसको छोड़ के होगा, तो ओनली 3 पे हम टिक मारेंगे। Question number 3, civil society organization can play a crucial role in implementing government policy directly, monitoring government action and holding them accountable, provide essential service not delivered by the state. तो of course यहाँ पे देखिएगा कि implementing the government policies तो हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी तो करता है ना कई जगहों पे, मॉनिटरिंग द गवर्नमेंट एक्शंस एंड अकाउंटेबिलिटी होएगा। अभी हमने देखा है कि जो यही किसान शक्ति संगठन था, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी हेल्ड किया, जाके पूछते थे कि किसने कितना खर्च किया, किस पुल पे, किस ब्रिज पे, तो अकाउंटेबिलिटी हेल्ड होती है। इसेंशियल सर्विस, जो दूर दराज के एरिया में देखिएगा कि एनजीओ हमेशा, जैसे देखिएगा कि छत्तीसगढ़ हुआ, ट्राइबल एरिया हुआ, वहाँ पे उनके राइट्स की बात करते हैं, वहाँ पे वो जाके वर्क करते हैं, तो ऑल द 3 हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। Next question, a major challenge faced by the civil society in India, excessive government funding and interference. तो funding तो होगा नहीं, difficulty in mobilizing the resource and funding, ठीक है, ये issue है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, okay. Lack of skilled and dedicated volunteers, ये भी है issue but बहुत ज़्यादा नहीं है. Limited opportunity for the participation of the policy making, ये देखिएगा कि ये अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा है, तो D होगा। इनका जो सबसे ज्यादा इशू है यही है, अगर वो स्किल और डेडिकेटेड वॉलंटियर्स ला भी लेते हैं लेकिन पॉलिसी मेकिंग में उनका नहीं सुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनीमोमीटर, तो हमने अभी पढ़ा, व्हाट इज दिस, दिस इज द विंड स्पीड। अब आप कहेंगे विंड डायरेक्शन भी होगा, लेकिन अगर दो एक ही जैसा दिया हो और सबसे ज्यादा अगर रेलिवेंट आंसर होगा वो विंड स्पीड होगा। Which of the following principle is not typically used into the anemometer? तो rotating pump that capture the wind and spin, ये होता है, देखा था हमने। Heating and cooling of the wire filament due to the wind, ये भी देखा था। Measurement of the pressure difference between 2 points, ये भी देखा था, ये भी different types में थे। Measurement of sound wave and generated by the winds, ये तो नहीं हो सकता, ओके, ये वाला तो नहीं करते हैं, और खासकर generated by the winds it is not, okay. So this is all about from the today's news. We have covered most of the relevant area. Here we will conclude our session. Thank you for joining this session. All the best. Jai Hind.